हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए इस सीरीज को फिर कंटिन्यू करते हैं। यानी कि ये आपका जो है पीएचडी पैट का मॉक टेस्ट रहा। ठीक है, पीएचडी पैट का आपका ये मॉक टेस्ट रहा, जो कि इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया था, उसी के बेस पर आपका ये मॉक टेस्ट बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इससे पहले भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए करवाए हुए हैं। यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएगा। एलएनयू का, एक्यू का, या किसी भी यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी बैच का एग्जाम होता है, सबको मर्ज करते हुए हमने आप लोगों के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही क्वेश्चन तैयार किया है, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बने कि हाँ, ये क्वेश्चन देखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले से किए हुए हैं। उसी के तर्ज पे क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो भी जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल पे देख लें, ताकि आपको पूरा आइडिया लगेगा कि हम जो कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। और ये आपका पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आता है, एक मेजर टॉपिक होता है पेपर 1। पेपर 1 की हम पूरा आपका यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका क्या रहा? What should a teacher do if a student feels shy to answer in class? ठीक है, मतलब कि यदि कोई छात्र कक्षा में उत्तर देने में संकोच करता है, ऐसा मतलब संकोच होता है, ठीक है, संकोच करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, जब कोई छात्र उत्तर देने में नहीं चाहता, तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस समय जो है शिक्षक को इनकरेज द स्टूडेंट टू स्पीक विदाउट प्रेशर। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिना दबाव के छात्र को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि कोई प्रेशर, देखिए पढ़ाई में कोई प्रेशर होना भी नहीं चाहिए। जब बच्चा प्रेशर लेके पढ़ेगा तो सही से पढ़ भी नहीं पाएगा और दबाव रहेगा कि हमको ये रिजल्ट लेना है, वो लेना है। तो उस समय टीचर को यही चाहिए कि विदाउट प्रेशर उसको इन्हांस करे, बच्चे को मतलब कि प्रोत्साहित करे कि तुम ये चीज कर सकते हो बिना कोई प्रेशर, बिना दबाव के। इसलिए आपका ये बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। ठीक, क्यों हुआ? तो देखिए क्या होता है, ए शाय स्टूडेंट यूजुअली लैक द कॉन्फिडेंस। जब मतलब कि संकोच होता है, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस जब ना रहेगा तो फिर क्या, तो फिर कर नहीं पाएगा, जो भी आंसर आता है वो भी भूल जाएगा। मान लीजिए अगर कोई कॉन्फिडेंस लेक होता है, खत्म होता है, तो जो आपको आ रहा है वो भी भूल जाते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते। कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखना होता है स्टूडेंट्स को। एंड फील्स fear of making mistakes in front of others. If the teacher scores ignore the student, इस समय टीचर को इग्नोर करना चाहिए, डराना चाहिए। फियर इंक्रीजेज द पार्टिसिपेशन डिक्रीजेज। जितना डर बढ़ेगा, पार्टिसिपेट उतना क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि इनकरेजिंग द स्टूडेंट जेंटली विदाउट प्रेशर, बिना प्रेशर का स्टूडेंट ज्यादा इनकी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक, ज्यादा उसको समझ में आएगा। हेल्प्स हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो सेल्फ क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओर वो बढ़ेगा। ठीक ना, यानी कि इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगा, क्योंकि जब डर नहीं रहेगा तो बोलने का जो तरीका है वो और इनहांस होगा। देखिए क्या होता है कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे से बात करते हैं, अगर टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट टीचर से बात करते हैं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है कि आपका बात सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ये होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बोलने का तरीका भी बेहतर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्रिएटिंग बात को क्रिएट करना। सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, तभी क्लासरूम क्या होता है, एक सपोर्टिव होता है और वहां पे अच्छा पढ़ाई होता है। ठीक, यानी कि क्या है, संकोची छात्र में सामान्यतः आत्मविश्वास की कमी होती है। ठीक है, जो संकोची छात्र होते हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, और वो दूसरों को सामने गलती करने से डरता है। अब मान लीजिए कोई आंसर थोड़ा गलती हो रहा है, जवाब देना चाहिए, लेकिन गलती करने से पहले ही डर जाता है। यदि शिक्षक डांटता है तो यह नजरअंदाज करता है, तो उसका डर और बढ़ जाता है। अगर शिक्षक डांटता है या नजरअंदाज करता है, डर डर उसका और बढ़ जाता है, तथा सहभागिता कम हो जाती है। जो सहभागिता होना चाहिए वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। बिना दबाव के धीरे धीरे प्रोत्साहित करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, संप्रेषण कौशल विकसित होता है, और कक्षा में सहयोगात्मक वातावरण बनता है, जिससे पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
व्हाट शुड ए टीचर डू इफ ए स्टूडेंट गिव्स ए रॉन्ग आंसर, मतलब कि यदि कोई छात्र कक्षा में गलत उत्तर देता है, उत्तर दे रहा है लेकिन उत्तर गलत दे रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस जगह पे शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई छात्र गलत उत्तर दे रहा है? तो लाफ एट द स्टूडेंट पे हंसना कभी ऐसा होना चाहिए नहीं भाई, जब गलत उत्तर दे रहा है टीचर को तो हंसना चाहिए ही नहीं। पोलाइटी करेक्ट एंड गाइड द स्टूडेंट, जी हाँ बिल्कुल सही है। विनम्रता से सुधार करना और मार्गदर्शन देना, यानी कि पोलाइटली उसको सही करना और मार्गदर्शन देना ही टीचर का काम होता है, ठीक है, उस समय में जब स्टूडेंट गलत आंसर दे। ना कि हंसना, ना कि पनिशमेंट देना, ना कि इग्नोर आंसर, उसके आंसर को इग्नोर करना, ये चीज टीचर को नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्हेन स्टूडेंट गिव्स ए रॉन्ग आंसर, जब बच्चे स्टूडेंट रॉन्ग आंसर देते हैं तो इट शोड दैट द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू पार्टिसिपेट एंड थिंक, ठीक है। इफ द टीचर laugh, punish, or ignores, the student may feel impressed and may stop the responding in future। जब वहाँ पर स्टूडेंट अगर टीचर जब हंस देता है तो क्या होगा, बच्चे में या पनिश इग्नोर या करता है तो टीचर बच्चे में जो होता है क्या होता है ये, मतलब कि उसके फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता है और वहीं पे फ्यूचर उसका रुक जाता है, आगे नहीं पढ़ पाएगा। स्टॉप रेस्पॉन्डिंग द फ्यूचर। पोलाइटली करेक्टिंग द मिस्टेक, यानी कि पोलाइटली एकदम क्या बोलते हैं उसको, विनम्रता से अगर मिस्टेक को गाइड किया जाए, गाइडिंग द स्टूडेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सेल्फ रेस्पेक्ट, इससे क्या होता है बच्चा का सेल्फ रेस्पेक्ट भी बना होता है स्टूडेंट्स का। क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी क्लैरिफाई करा जाता है। एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू ट्राई अगेन, और उससे बार बार आप मोटिवेट कर सकते हैं, यही सही तरीका होता है। यानी कि जब छात्र गलत उत्तर देता है तो यह दर्शाता है कि सोचने और भाग लेने का प्रयास कर रहा है, मतलब सोच तो रहा है, उत्तर देने की कोशिश तो कर रहा है भाई, कोशिश तो कर रहा है ना, उसको नहीं भी तो भी कोशिश कर रहा है, तो उस पर आप हंसिए नहीं। शिक्षक को हंसना नहीं चाहिए। यदि यदि शिक्षक हंसता है, दंड देता है या नजरअंदाज करता है तो छात्र शर्मिंदा होकर आगे उत्तर देना बंद कर सकता है। जब टीचर ही ऐसा कर रहा तो छात्र उत्तर नहीं देगा। विनम्रता से सुधार और मार्गदर्शन देने से छात्र का आत्मसम्मान बना रहता है। बात तो सही है ना भाई, सबका अपना आत्मसम्मान होता है तो छात्र का भी क्या है, अपना आत्मसम्मान है बना रहता है, उसकी अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं और दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, चलो दोबारा भी आंसर हम दे सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम पढ़ते हैं। क्या है, इफ ए स्टूडेंट इज अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस इन क्लास द टीचर शुड, मतलब कि यदि कोई छात्र, ठीक है, हाँ यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्न पूछने से डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कोई छात्र प्रश्न करने से डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सेम कहानी है लेकिन हाँ ऑप्शन चेंज है। क्रिएट ए फ्रेंडली ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि मित्रवत और खुला कक्षा वातावरण बनाना चाहिए। क्रिएट फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी अगर क्लास में फ्रेंडली बना रहेगा बात, ओपन क्लासरूम रहेगा तो क्या होगा कि जो भी मतलब जो स्टूडेंट है कुछ भी जवाब देना चाहेगा, उन लोग को गलत जवाब दे रहा है, गलत जवाब दे देगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर बी सही है। फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस often arises due to lack of confidence, fear of being judged, ठीक है। if the teacher creates a friendly, अगर टीचर फ्रेंडली व्यवहार करते हैं तो वहां पर डर खत्म हो जाता है। एंड ओपन इन्वायरमेंट, स्टूडेंट फील students feel safe to express their doubts। This encourages curiosity, interaction and deeper understanding बढ़ जाता है, ठीक है। प्रश्न पूछने का डर प्रायः आत्मविश्वास की कमी करती है या आलोचना के भय से होता है। जब शिक्षक मित्रवत और खुला वातावरण बनाता है तो छात्र अपने संदेह बिना झिझक व्यक्त करते हैं, मतलब कोई संदेह नहीं रहता है, जो भी है अपना वो व्यक्त कर देता है स्टूडेंट, जिससे जिज्ञासा और सहभागिता और गहन समझ विकसित होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, गहन समझ विकसित होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, when a student speak very softly in class, मान लीजिए स्टूडेंट बहुत ही सॉफ्ट क्लास में बोल रहा है, द टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए?
जब कोई छात्र कक्षा में बहुत धीमी आवाज में बोलता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस समय शिक्षक का क्या काम होता है? तो साउट एट द स्टूडेंट टू पिक लाउडर, जोर से बोलने की चिल्लाना, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। आस्क द स्टूडेंट सिट डाउन, छात्र को बैठ जाने के लिए कहना, जी नहीं, नहीं होगा। इग्नोर द स्टूडेंट, इग्नोर तो करना ही नहीं है। हाँ, इनकरेज द स्टूडेंट टू स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, यानी कि स्पष्ट आत्मविश्वास से बोलने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। यानी कि बच्चे को बोलना, अगर देवी बोल रहा है तो स्पष्ट बोलिए, बोलो, आत्मविश्वास से बोलो, उसके लिए प्रेरित करना टीचर को चाहिए, ठीक है। टीचर का यही होता है वर्क, जब क्लासरूम में टीचर प्रेजेंट होता है। तो स्पीकिंग सॉफ्टली में बी ड्यू टू द हेजिटेशंस और लो कॉन्फिडेंस। देखिए, जब हेजिटेशंस बच्चा में आता है ना, स्टूडेंट में, तो उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। जो आंसर आ भी रहा है ना, बोलना चाह रहा है तो डर लग रहा है कि हम बोलेंगे गलत हो जाएगा, बोलेंगे गलत हो जाएगा, तो हेजिटेशंस को दूर कौन करता है? टीचर करता है। इनकरेजिंग द स्टूडेंट इन ए पॉजिटिव मैनर, यानी कि पॉजिटिव वातावरण बना, पॉजिटिव मैनर हो, हेल्प्स इन डेवलपिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस रेदर देन द क्रिएटिंग फियर और एम्बैरेसमेंट, ठीक है। यानी कि धीमी आवाज में बोलना झिझक या आत्मविश्वास की कमी का परिणाम हो सकता है। यानी कि आपको आते हुए चीज जो आ रहा है उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाता है। सकारात्मक ढंग से प्रोत्साहित करने पर संप्रेषण कौशल और आत्मविश्वास दोनों का विकास होता है, ना कि डर या संकोच होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ ए स्टूडेंट लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर स्टूडेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो टीचर को क्या करना चाहिए? यदि किसी छात्र में आत्मविश्वास की कमी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस चीज को ध्यान दें। तो अप्रिशिएट द स्टूडेंट एफर्ट एंड मोटिवेट, यानी कि छात्र के प्रयासों की सराहना करना और प्रेरित करना, यही जो है टीचर को करना चाहिए, ठीक है। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप व्हेन स्टूडेंट फील वैल्यूड एंड सपोर्टेड। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलप करता है स्टूडेंट को, मतलब कि ऐसा फील क्या कराता है कि उसका कुछ वैल्यू है और उसको सपोर्ट मिल रहा है। अप्रिसिएशन, ठीक है, क्या लिखा हुआ? अप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन हेल्प द लर्नर टू बिलीव इन हिज और हर एबिलिटीज एंड पार्टिसिपेट। एप्रिसिएशन उसको पार्टिसिपेट मिलता है एक्टिवली इन लर्निंग, यानी कि आत्मविश्वास तब विकसित होता है जब छात्र स्वयं को सम्मानित और समर्थित महसूस करता है कि हमें सम्मान मिल रहा है। यानी कि सराहना और प्रेरणा से छात्र अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगता है और सीखने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। जब मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, तो उससे सराहना करना चाहिए, हाँ अच्छे कर रहे हो और करो, तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है कि चलो हम जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से जो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाउ कैन ए टीचर इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लास? शिक्षक कक्षा में सक्रिय सहभागिता को कैसे बढ़ा सकते हैं? यानी कि एक मान लीजिए शिक्षक है और क्लास में कैसे मतलब कि सहभागिता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो बात यहाँ पर रहा। तो बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन डिस्कशन, प्रश्न पूछकर और छात्रों को चर्चा में शामिल करके। देखिए, जब क्लास जब चलता हो तो स्टूडेंट से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट क्या समझा ये तो क्लियर हो जाता है, और बात बीच बीच में चर्चा करके सबको शामिल करके फिर क्वेश्चन करना, तो इससे जो भी कंसेप्ट नहीं आता है वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन इस तरह से टीचर को एक क्लासरूम में एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाना हो तो करना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन डेवलप व्हेन स्टूडेंट आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू थिंक, सोचने की प्रवृत्ति डेवलप होती है, एंड एक्सप्रेस देयर, ठीक है, एक्सप्रेस देयर आइडियाज। इफ द टीचर ओनली लेक्चर्स और डिस्करेज द स्टूडेंट, सिर्फ लेक्चर देंगे तो बच्चे को उतना समझ में नहीं आता है, और लेक्चर देके क्योंकि क्यों समझ में नहीं आता है, तो वहां पर जो होता है पैसिव लिस्टनर होता है, सिर्फ सुनना है, कुछ बोलना तो है नहीं। बाय
asking questions and involving the students in this discussion में जब involve होता है students तो teacher create interaction, उस समय interactions का माहौल बनता है, improve understanding, जो समझ में नहीं आया वो भी समझ में आता है, and develop critical thinking, और जो सोचने की प्रवृत्ति होती है वो भी डेवलप होती है, समझे। यानी कि सक्रिय सहभागिता तब विकसित होती है जब छात्रों को सोचने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, ठीक है। केवल व्याख्यान देने या छात्रों को बोलने से रोकने पर वे निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं। मान लीजिए सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, क्लास में लेक्चर दे के निकल गए, बच्चा स्टूडेंट में कुछ समझ में आया नहीं आया, हो गया पढ़ाई, तो उससे क्या होता है कि छात्र निष्क्रिय है, उसको समझ ना आवे ना, और उसी लेक्चर मेथड में ही अगर आप क्वेश्चन घुसाते हो, बार बीच बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चन करा जाता है तो लर्निंग इफेक्टिव बन जाता है। प्रश्न पूछकर चर्चा में शामिल करके, प्रश्न पूछना है जब पढ़ाते हैं तो चर्चा में शामिल करके शिक्षक अंतःक्रिया बढ़ाता है, तो समझ को गहरा करता है, जो समझ होता है क्या होता है, गहरा होता है, और चिंतन शक्ति का विकास करती है। यानी कि जो चिंतन शक्ति है, जो सोचने की प्रवृत्ति है, वो उसका विकास होता है, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या है, व्हाट शुड ए टीचर टू डू मेंटेन ए पॉजिटिव क्लासरूम इन इन्वायरमेंट। एक टीचर को पॉजिटिव क्लास रूम मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन ये रहा, यानी कि सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक। अब शिक्षक इसमें क्या करेंगे, क्लासरूम पॉजिटिव बना रहे, इस पॉइंट को यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो बाय शोइंग रेस्पेक्ट, ठीक है, क्या है भाई, बाय शोइंग रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के प्रति सम्मान और समझ दिखाकर, छात्रों के प्रति सम्मान और समझ दिखाकर, यही जो होता है पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट को बनाए रखता है, ठीक। यानी कि ए पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन इमोशनल सिक्योरिटी, क्या करता है, डिपेंड्स ऑन इमोशनल सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। भाई म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी होना चाहिए क्लास में। व्हेन ए टीचर शोज द अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट, स्टूडेंट फील सेफ मोटिवेटेड टू लर्न। जब देखिए क्या क्या होता है कि स्टूडेंट, टीचर भी छात्र को रेस्पेक्ट करे और छात्र भी टीचर का रेस्पेक्ट करे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसी को बोलते हैं। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनता है स्टूडेंट और छात्र में, स्टूडेंट और शिक्षक में, तब क्या होता है, पढ़ाई और ज्यादा अच्छा होता है, और टीचर को भी समझाने में ठीक लगता है, और बच्चा भी और स्टूडेंट भी उस तरह से बातें को गेन कर लेता है। यानी कि फियर जो डर होता है, डर का माहौल क्लास में नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट का माहौल नहीं होना चाहिए, इन बायसनेस फ्री क्रिएट स्ट्रेस, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, रिड्यूस द इंटरेस्ट इन लर्निंग, इससे लर्निंग क्या होता है, कम होता है। प्रेशर दे करके स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते, लर्निंग क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। यानी कि सकारात्मक कक्षा वातावरण भावनात्मक सुरक्षा आपसी सम्मान पर आधारित होता है। जब शिक्षक समझ और सम्मान दिखाता है तो छात्र सुरक्षित और प्रेरित महसूस करते हैं। डर, दंड, पक्षपात तनाव पैदा करते हैं और सीखने की रुचि कम कर देते हैं। अगर आप डर पैदा करेंगे बच्चे में तो क्या होगा, स्टूडेंट सीखना ही नहीं चाहेगा, जबरदस्ती कहेंगे पढ़ो नहीं पढ़ेगा। तो ये जो होता है टीचिंग लाइन में ऐसा नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टीचिंग मेथड, ठीक है। और गवर्नमेंट का पॉलिसीज भी ऐसा है कि आप स्टूडेंट को डांट नहीं सकते, ये सब है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, हाउ कैन ए टीचर हेल्प स्लो लर्नर्स इन द क्लासरूम। शिक्षक कक्षा में धीमी सीखने वाले छात्रों को कैसे सहायता करते हैं। मान लीजिए कोई छात्र है जो धीमी सीख रहा है, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, धीमी सीख रहा है, तो उसको, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, जो बच्चा धीमी सीख रहा है क्या करना चाहिए, बाय गिविंग इंडिविजुअल अटेंशन एंड एक्स्ट्रा सपोर्ट, बिल्कुल सही है। उस बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे शिक्षक, और अतिरिक्त सहायता देकर, यानी कि अगर उसको जरूरत है
अलग समय देने का तो आप अलग समय दीजिए, लेकिन उसको सिखाइए, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। यानी कि स्लो लर्नर्स नीड मोर टाइम एंड गाइडेंस टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर उसको और जरूरत है तो आप उससे अलग से टाइम दीजिए, जो स्लो सीखने वाला स्टूडेंट्स है। इफ दे आर कंपेयर्ड और स्कोल्ड, देयर कॉन्फिडेंस डिक्रीजेज। ठीक है। इंडिविजुअल अटेंशन एंड एक्स्ट्रा सपोर्ट हेल्प देम लर्न एट देयर ओन पीस एंड डेवलप सेल्फ। अगर उसको आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। और उसके अंदर एक पढ़ने की भावना आएगी। यानी कि धीमी सीखने वाले क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक है चलिए। धीमी सीखने वाले छात्रों को अवधारणा समझने के लिए अधिक समय और मार्गदर्शन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तुलना क्या है, तुलना या डांट से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। यदि आप तो किसी तेज बच्चे से तुलना करेंगे और डांट देंगे तो उसका क्या, आत्मविश्वास ही कम हो जाएगा। आत्मविश्वास से कम हो जाएगा तब कहाँ कुछ हो पाएगा। व्यक्तिगत ध्यान और अतिरिक्त सहायता से वे अपने गति से सीखते हैं और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। जो उनका सीखने का लेवल है, जो प्रोसेस है, अगर उस तरह से सीखेंगे तो उनका लेवल क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ कैन टीचर डेवलप स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। यानी कि शिक्षक छात्रों में बोलने का आत्मविश्वास कैसे विकसित कर सकते हैं, कि छात्र को बोलने के लिए कैसे आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। तो बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रेजेंटेशंस एंड अप्रिसिएशन, प्रस्तुति का अवसर देकर सराहना करके जो होता है, टीचर को स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में बोलने के लिए कहना चाहिए टीचर्स को। क्या, गिविंग अपॉर्चुनिटीज, प्रेजेंटेशन एंड अप्रिसिएशन, दो मैटर करता है, प्रेजेंटेशन और अप्रिसिएशन, प्रस्तुति का अवसर देकर और सराहना करके। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग ग्रो व्हेन स्टूडेंट गेट चांसेस टू स्पीक इन रिएक्टिव पॉजिटिव फीडबैक। देखिए कॉन्फिडेंस क्या लाता है, यहाँ सिर्फ मेन पॉइंट है, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो फीडबैक पॉजिटिव लाता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक लाता है। कॉन्फिडेंस रहेगा तो पॉजिटिव फीडबैक रहेगा ही रहेगा। हरास क्रिटिज्म और फियर, हरास जो क्या करता है भाई, डर को पैदा करता है, रिड्यूसेस द विलिंगनेस टू स्पीक। अपॉर्चुनिटीज एंड अप्रिसिएशन मोटिवेट द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। यानी कि बोलने का आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब छात्रों को बोलने का अवसर और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। कठोर आलोचना या डर उनकी बोलने की इच्छा को कम कर देता है। अगर कठोर आलोचना या डर होता है तो उनका बोलने का इच्छा ही कम कर देता है। अवसर और सराहना उन्हें निडर होकर अपनी बात सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। कि अगर मान लीजिए उनको मौका दिया जाए, ठीक है, तो अवसर मतलब मौका होता है, तो वो निडर होकर के अपनी बात रख सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक। हाउ कैन टीचर मेक लर्निंग मोर स्टूडेंट सेंटर्ड। शिक्षक अधिगम को अधिक छात्र केंद्रित कैसे बना सकते हैं। शिक्षक अधिगम है और स्टूडेंट सेंटर यानी कि छात्र केंद्रित हम कैसे बना सकते हैं। तो बाय फोकसिंग ऑन स्टूडेंट नीड्स, स्टूडेंट पर फोकस करके, इंटरेस्ट जगा के, एक्टिविटीज करवा के, यानी कि छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और गतिविधियों को ऊपर ध्यान दे करके आप स्टूडेंट सेंटर बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग गिव्स इंपॉर्टेंस टू लर्नर्स नीड्स। क्या इंपॉर्टेंस है लर्नर्स के लिए, नीड्स, इंटरेस्ट एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। क्या होता है, इंटरेस्ट जगता है और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। when teaching is based only on lectures and control, टीचिंग किससे बेस्ड होता है, लेक्चर्स और कंट्रोल पे। ठीक है। स्टूडेंट बिकम पैसिव, focusing on students needs makes learning meaningful and motivating। learning क्या होता है, इससे मीनिंगफुल होता है और मोटिवेटिंग होता है। ठीक है। यानी कि छात्र केंद्रित अधिगम में छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाता है। ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, उसका महत्व दिया जाता है। ठीक, थोड़ा ठीक कर देते हैं, सक्रिय भागीदारी को ज्यादा महत्व मिलता है, यानी कि रुचियों और सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाता है। केवल व्याख्यान
और नियंत्रण पर आधारित शिक्षण से छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। छात्रों की जरूरतों पर ध्यान देने से सीखना सार्थक और प्रेरक बनता है। यानी कि छात्रों को क्या जरूरत है, इस चीज को देखना क्या करता है कि और अधिगम को, मतलब कि छात्र के स्टडी को और बेहतर बना देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये प्रोटोकॉल से क्वेश्चन है, आता ही है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एम्फेसाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिक्षा में सतत विकास पर विशेष बल दिया गया, यानी कि शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। तो रायो अर्थ समिट 1992, यानी कि रायो अर्थ समिट 1992 में जो होता है, शिक्षा पे ज्यादा बल दिया गया। ठीक है, अर्थ समिट में। ठीक, यानी कि द रायो अर्थ समिट 1992 हाईलाइटेड द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पर मेन हाईलाइट किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, किस शिक्षा ने, यहाँ क्या होगा, सस्टेनेबल शिक्षा सतत विकास पर देख लेते हैं इसको हम। हाईलाइटेड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस ऑफ द रोल ऑफ एजुकेशन। देखिए, जब and in creating the environment awareness and responsible citizenship, यानी कि इन्वायरमेंट कब तक, मेरा जो पोल्यूशन अभी बढ़ रहा है नहीं बढ़ेगा, जब एजुकेशन पीपल में आएगा, जब इन्वायरमेंटल एजुकेशन हर स्टूडेंट के अंदर जाएगा, मान लीजिए, उससे क्या होगा, उससे एक तो फायदा ये है कि कम से कम पॉल्यूशन लेवल कम होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट साफ सुथरा रहेगा। इसलिए ये जो सम्मेलन 1992 में हुआ ना, इस सम्मेलन में मेन उद्देश्य यही था कि एजुकेशन दिया जाए। एजुकेशन अगर दिया जाएगा तो कहीं कहीं पॉल्यूशन खुद ब खुद कम होगा। ठीक है, इट लिंक टू इसको लिंक एजुकेशन से लिंक किया गया विथ लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल एंड बैलेंस एंड डेवलपमेंट, ताकि लंबे समय तक हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा इस अर्थ पे। ठीक है, इसीलिए जो रायो समिट हुआ 1992 में, उसमें मुख्य रूप से एजुकेशन से रिलेटेड बल दिया गया। ठीक है, यानी कि रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो हुआ में सतत विकास की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया, यानी कि पर्यावरणीय जागरूकता और उत्तरदायी नागरिकता के लिए शिक्षा की भूमिका को रेखांकित किया गया। ठीक है, इससे शिक्षा को दीर्घकालीन पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया, यानी कि लंबे समय तक इसको बनाए रखना है तो एजुकेशन जरूरी है। यदि एजुकेशन नहीं मिलेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा लोगों को कि पर्यावरण क्या होता है, इसको हमको कैसे बचाना है। ठीक है, आज हम अगर हैं तो इस इन्वायरमेंट के वजह से ही है। अगर पोल्यूशन लेवल बढ़ गया तो आदमी इस पृथ्वी पर किसी को भी आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, which global declaration promoted environmental awareness through the education। मतलब किस वैश्विक घोषणा ने शिक्षा के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दिया, यानी कि जो पर्यावरणीय जागरूकता है शिक्षा के माध्यम से कौन बढ़ावा दिया। तो तिब्बसिली, क्या है ये, तिब्बसिली डिक्लेरेशन 1977 में ये जो है पर्यावरणीय को बढ़ावा दिया, अवेयरनेस कराया गया इस तिब्बसिली घोषणा 77 के अनुसार। क्या है, द तिब्बसिली डिक्लेरेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फाउंडेशन जो है, जो जड़ कहता है, नींव कहता है, वो रखा गया आपका तिब्बसिली इन्वायरमेंटल एजुकेशन से, डिफाइनिंग इट्स गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स, emphasized integrating the environmental स्टडीज एट ऑल लेवल्स। एजुकेशन को यहाँ पे बढ़ाया गया, यानी कि तिब्बसिली घोषणा जो है ना, ये पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों और सिद्धांतों को स्पष्ट किया तथा सभी शैक्षिक स्तरों पर पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने पर बल दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपका यह निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, which international agreement focus mainly on reducing greenhouse gas emission। यानी कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे कौन सा फोकस किया गया किस एग्रीमेंट में, यानी कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर केंद्रित है, वो यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो वो जो आपका हो जाएगा
काइटो प्रोटोकॉल, जो काइटो प्रोटोकॉल है ना, इसमें मेन रूप से ग्रीन हाउस गैस पर ही फोकस करा गया था जो कम हो। ठीक, काइटो प्रोटोकॉल एक्चुअली एम टू द रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना ही इसमें बात किया गया, एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। देखिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अगर अवेयरनेस कर दिया जाएगा एंड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन तो लेवल कम हो जाएगा पोल्यूशन का फॉर क्लाइमेट चेंज कंट्रोल। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना तथा जलवायु परिवर्तन नियंत्रण हेतु जागरूकता और पर्यावरण शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया। ठीक है, which international conventions is related to the protections of the ozone layer। यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा कन्वेंशन है जिसमें ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन किया गया। ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन किया गया ओजोन लेयर का, वो बताइए। तो वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आवे कि प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, तो आप सीधा मारेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है प्रोटेक्शन करता है ओजोन लेयर का। ठीक है, यानी कि द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल was a landmark agreement to phase out ozone depleting substances। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में होता है। इट ऑल्सो प्रमोटेड इन्वायरमेंटल एजुकेशन को बढ़ाया, अवेयरनेस रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शंस। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को समाप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता था। ओजोन किससे पोल्यूट हो रहा है? तो सीएफसी गैस है ना, सीएफसी हो गया। सीएफसी निकलता कहाँ से है? तो फोम इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, फोम इंडस्ट्रीज हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इस सब से क्या निकलता है? सीएफसी गैस निकलता है। यानी कि अपने को क्या होता है, पीपल अपने को फायदा लेते हैं और इन्वायरमेंट को नुकसान करते हैं। तो निकलता गैस कहाँ से है और उसको कंट्रोल करने की प्रोसेस जो है इसमें है, जिसने वायुमंडलीय संरक्षण के लिए पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया। ठीक है, इससे कुछ ना कुछ तो काम जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which international agreement highlighted the global cooperation। ठीक है, मतलब कौन सा इसमें इंटरनेशनल ग्लोबल कॉपरेशन के लिए हाईलाइटेड रहा फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। यानी कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर बल दिया? कौन सा समझौता है? तो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में, इस पेरिस एग्रीमेंट में ही मतलब कि ये जोर दिया गया वैश्विक मतलब जलवायु परिवर्तन पे जो जोर दिया गया वो आपका है पेरिस एग्रीमेंट 2015। ठीक है, द पेरिस एग्रीमेंट फोकसेस ऑन द कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, स्ट्रेसेस द रोल ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज। यानी कि पेरिस समझौता वैश्विक ताप वृद्धि को सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। यानी कि जो वैश्विक ताप वृद्धि है इसी को सीमित करना है, जो तापमान बढ़ रहा है उसको कम करना है, और जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा, जागरूकता तथा क्षमता निर्माण की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। बिना शिक्षा का तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, शिक्षा मेन चीज है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? यानी कि मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कौन सा है ये बताना है। तो देखिए डेवलपिंग एथिकल एंड मोरल वैल्यूज, यानी कि नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का विकास जो होता है ना, वही आपका वैल्यू एजुकेशन कहलाता है। ठीक, वही क्या होता है? वैल्यू एजुकेशन होता है, जो आपका विकास नैतिक विकास कहा जाता है वो क्या होता है? आपका वैल्यू एजुकेशन होता है। ठीक, चलिए क्यों होगा इस चीज को देख लिया जाए। तो द मेन एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू डेवलप द मोरल कैरेक्टर। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? मोरल कैरेक्टर को डेवलप करा जाता है। ऑनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट एमंग लर्नर्स, रेस्पेक्ट करना होता है। इफ एजुकेशन फोकसिंग ऑन करियर, टेक्निकल स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, इट बिकम द इनकम्प्लीट। अगर इस सब क्या होता है? इनकम्प्लीट हो जाता है। एथिकल एंड मोरल वैल्यू, जो इथिकल और मोरल वैल्यूज होता है वही वैल्यू एजुकेशन होता है।
इथिकल और मॉरल वैल्यू क्या करता है, हेल्प्स स्टूडेंट टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स, एक अच्छा मानव बनने के लिए, एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। क्या, इथिकल और मोरल वैल्यूज ये ना मिले तो एक अच्छा इंसान बनना भी मुश्किल होता है। ठीक है, यानी कि मूल्य मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नैतिकता, ईमानदारी, उत्तरदायित्व, ठीक है, उत्तरदायित्व और सम्मान जैसे गुणों का विकास करना होता है मूल्य शिक्षा का। यदि शिक्षा केवल करियर, तकनीकी कौशल या वित्तीय ज्ञान तक सीमित रह जाए तो वह अधूरी रह जाती है और नैतिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। ठीक है, नैतिक नैतिक और चारित्रिक मूल्य छात्रों को अच्छा मानव और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which value is most important for developing social harmony through the education? शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सद्भाव विकसित करने के लिए कौन सा मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब कि जो शिक्षा है इसके माध्यम से क्या होता है, सामाजिक सद्भाव विकसित करा जाता है। तो इसमें से कौन सा मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मूल्य बताना है तो टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट, सहिष्णुता और सम्मान जो होता है सबसे पहला फैक्टर आता है। ठीक है, सोशल हार्मोनी डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। एजुकेशन शुड डेवलप दीज values so that a student can peacefully in diverse society, यानी कि सामाजिक सद्भाव, आपसी सम्मान और सहिष्णुता पर आधारित होती है। शिक्षा को इन मूल्यों का विकास करना चाहिए ताकि छात्र विविध समाज में शांति में रह सके। ठीक है, जब यह होगा तभी तो छात्र शांति से रह सकता है समाज में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाउ डज वैल्यू एजुकेशन हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि मूल्य शिक्षा व्यक्तिगत विकास में कैसे सहायक होती है, यानी कि व्यक्तिगत विकास में मूल्य शिक्षा कैसे सहायक होती है ये पूछ रहा है। तो बाय डेवलपिंग ऑनेस्टी, ऑनेस्टी सबसे पहला होता है मूल्य शिक्षा में, डिसिप्लिन होना चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ईमानदारी, अनुशासन और उत्तरदायित्व विकसित करके ही जो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वैल्यू एजुकेशन में। ठीक है, यानी कि वैल्यू एजुकेशन बिल्ड पॉजिटिव ट्रेड्स सच एज ऑनेस्टी, डिसिप्लिन होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, विच शेप ए बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बैलेंस करता है। यानी कि मूल शिक्षा ईमानदारी, अनुशासन और उत्तरदायित्व जैसे सकारात्मक गुणों का विकास करती है जो संतुलित और सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ठीक, which teaching method is most suitable for imparting value education, मतलब कि इसमें कह रहा है कि कौन सा सुटेबल है टीचिंग में वैल्यू एजुकेशन का, यानी कि मूल्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है। जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है उसको बताइए। तो स्टोरी टेलिंग, कहानी के माध्यम से कहना, डिस्कशन करना एंड रोल प्ले करवा के कहना, यही जो होता है एक वैल्यू एजुकेशन में अच्छा पॉइंट होता है। कहानी कह के, चर्चा करके और भूमिका अभिनय करवा करके बताना, यही क्या होता है वैल्यू एजुकेशन का सही शिक्षा का विधि होता है। यानी कि वैल्यूज आर बेस्ट लर्न थ्रू द रियल लाइफ सिचुएशन, जो रियल लाइफ में होता है उस चीज को बताना, स्टोरीज कहानी के माध्यम से, डिस्कशंस करके, रोल प्ले करके, विच हेल्प स्टूडेंट्स टू इंटरलाइज एंड प्रैक्टिस दे, यानी कि मूल्यों को एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाए। हाँ चलिए ठीक है। हाँ क्या है, मूल्यों को विकसित जीवन की स्थिति, कहानियों, चर्चाओं और भूमिका अभिनय के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखा जा सकता है जिससे छात्र उन्हें आत्मसात कर सके। यदि कहानी कहेंगे बच्चे स्टूडेंट्स को, उसका अभिनय बताएंगे या उस स्थिति के बारे में बताएंगे, उसमें चर्चा करेंगे तो उसको उस चीज को आत्मसात करते हैं, उस चीज को लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन वैल्यू एजुकेशन, तो मूल्य शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। यदि बच्चे को आप वैल्यू एजुकेशन देते हैं एज ए टीचर
तो स्टूडेंट को किस तरह से शिक्षा देंगे वैल्यू एजुकेशन में, ठीक है। तो टू एक्ट एज ए रोल मॉडल एंड गाइड, यानी कि आप सिर्फ जो है गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, यानी कि आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना, यानी कि आप स्टूडेंट को क्या करेंगे, गाइड करेंगे कि एक मतलब कि अच्छा सिटीजन बनना, एक अच्छा नागरिक बनना, और उस चीज को आप उसे कहानी के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग वही हुआ के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए क्या है, ए टीचर इन्फ्लुएंसेस द स्टूडेंट नॉट ओनली थ्रू द टीचिंग, सिर्फ आप अपने टीचिंग से ही बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उसके साथ साथ आपका पर्सनल जो इफेक्ट है वो भी पड़ता है स्टूडेंट पे, ठीक है। यानी कि आपका जो पर्सनल एक्टिविटी टीचर का होता है बच्चे पे इफेक्ट डालता है, ये मैटर करता है, ठीक। बट ऑल्सो द बट ऑल्सो थ्रू द पर्सनल कंडक्ट, यदि आप पर्सनल ढंग से बच्चे को भी ट्रीट कर सकते हैं, बाय एक्टिंग एज ए रोल मॉडल की तरह कर सकते हैं। टीचर हेल्प स्टूडेंट इन लर्न वैल्यूज इन प्रैक्टिकल वे में समझा सकते हैं, इन मीनिंगफुल वे, यानी कि शिक्षक केवल पढ़ाने से ही नहीं, बल्कि अपने, आज मैंने इससे पहले ही बोला कि शिक्षक के पास ज्ञान ही हो जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मतलब वो इफेक्टिव क्लासरूम बना सकता है, इफेक्टिव टीचिंग कर सकता है, इस पॉसिबिलिटी नहीं होता है। साथ में साथ साथ वैल्यू एजुकेशन भी सबसे बड़ा मैटर करता है, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, ठीक है, बल्कि अपने आचरण से भी छात्रों को प्रभावित करता है। शिक्षक का आचरण क्या है, इससे भी छात्र पे प्रभाव पड़ता है, यानी कि आदर्श और मार्गदर्शक बनकर शिक्षक मूल्यों को व्यवहारिक और सार्थक रूप में सिखाता है। इसलिए शिक्षक को हर एक पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए कि आप बच्चे स्टूडेंट के सामने किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, और व्यवहार आपका मैटर करता है स्टूडेंट के सामने, ठीक है। इस चीज को देखना होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए इस स्वयं से क्वेश्चन आता है, रूसा हो गया, एनआईआरएफ हो गया, रैंकिंग जो हमारे लेक्चर में बने रहेंगे उनको तो इससे पहले भी बताया गया इस सब के बारे में। चलिए करते हैं। व्हिच इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट स्किल बेस्ड एजुकेशन। अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत दे रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को स्किल बनाना है, शुरू से ही उसको कंप्यूटर का नॉलेज देना है, ठीक है। यानी कि भारत सरकार की कौन सी पहल पहल जो है कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है, तो ये जो पहल है स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप स्किल इंडिया मिशन करेंगे, जिसमें भारत सरकार जो है स्किल पे बहुत ज्यादा खर्च कर रही है अभी, जो स्किल इंडिया मिशन के तहत आती है। स्वयं क्या होता है, आप लोग स्वयं का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में बताया हुआ है। रूसा क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान होता है। एनआरएफ क्या होता है, इसमें रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। यानी कि स्किल बेस्ड एजुकेशन एम टू डेवलप प्रैक्टिकल एबिलिटीज। जो स्किल बेस्ड एजुकेशन होता है उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल एबिलिटीज डेवलप होता है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी एमंग स्टूडेंट्स के पास काम करने की भी भावना आती है, क्योंकि स्किल डेवलप हो रहा है स्टार्टिंग से ही। इसलिए द स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। स्किल इंडिया मिशन वाज लॉन्च द ट्रेन यूथ, यानी कि युवा के लिए है, यूथ मतलब युवा के लिए है, इन वेरियस वोकेशनल, जैसे मान लीजिए आईटीआई कॉलेज हुआ, आईआईटी हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपका पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, ये सब क्या वैल्यू एजुकेशन वोकेशनल में आ जाता है। टेक्निकल स्किल्स डेवलप होता है, सो दैट दे कैन बिकम ए सेल्फ रिलायंट एंड जॉब रेडी। इसलिए देयरफॉर दिस इनिशिएटिव डायरेक्टली फोकसेस ऑन द स्किल पे फोकस करा जाता है, स्किल डेवलपमेंट एंड वर्कफोर्स प्रिपरेशन, यानी कि कौशल आधारित शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है, छात्रों में व्यवहारिक दक्षता, क्या छात्रों में व्यवहारिक दक्षता है उसको दिखाता है, और रोजगार योग्यता का विकास करना है। कौशल भारत मिशन युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशलों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया, यानी कि जो भी युवा हैं उनको इसके माध्यम से तकनीकी शिक्षा दिया जाए, ताकि वो तकनीकी शिक्षा में कम नहीं रहे, ताकि वे आत्मनिर्भर और रोजगार के लिए तैयार बन सके। पढ़ लेने के बाद तो रोजगार नहीं मिल रहा भाई, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार मिल सकता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि स्किल इंडिया मिशन के तहत। इसलिए यही पहल जो है कौशल विकास से सीधे संबंधित है, ठीक। यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए।
which program provides online courses for higher education in India। मतलब कि भारत में उस शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम उपलब्ध कराता है जो भारत सरकार ऑनलाइन क्लास देता है। तो स्वयं स्वयं जो होता है आपका, इसमें ऑनलाइन क्लास मिलता है। स्टडी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टडी वेब एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स होता है। इसमें ऑनलाइन क्लास मिलता है और फ्री में मिलता है, यहाँ पर कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। आप जो है प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन में जस्ट बताए हैं क्या होता है। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग थिंक टैंक बॉडी है। क्या है, थिंक टैंक, थिंक टैंक बॉडी होता है, थिंक टैंक, ठीक है। ये 2015 में आया था, क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन है तो मैं इसे डिस्कस कर देता हूँ। 2015 में आया था और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। जो इंडिया के पीएम होते हैं ना, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। वही नीति आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और इसका उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के भी इसका उपाध्यक्ष है। तो आप नीति आयोग के बारे में, इससे पहले क्या था, नीति आयोग योजना आयोग था, देख लेंगे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में था, योजना आयोग था। अभी जो है यही मोदी जी इसका अध्यक्ष हुए और 2015 में नीति आयोग लाया गया। ये एक थिंक टैंक बॉडी है जो नीति निर्धारण में सहायता करता है, ठीक। इस चीज को अलग से पॉइंट था, मैंने इस चीज को कर दिया, ठीक है। यानी कि स्वयं इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। स्वयं क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑफर्स ऑनलाइन कोर्सेज फॉर फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल तक यहाँ क्लास दिया जाता है, ठीक है। मेकिंग क्वालिटी एजुकेशन रहता है, एक्सेसिबल टू ऑल, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, यहाँ पर कोई बाउंडिंग नहीं है। स्वयं एक डिजिटल मंच है, ठीक है। स्वयं क्या है, डिजिटल मंच है जो विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है और गुणवत्ता शिक्षा को भी, गुणवत्ता जो देखिए शिक्षा में गुणवत्ता होना चाहिए, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी तक पहुंचाता है, ये स्वयं करता, कौन करता है, स्वयं करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। which scheme aims at improving the quality of higher education institutions, ठीक है। यानी कि कौन सी योजना उस शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखती है कि शिक्षा में गुणवत्ता को सुधारा जाए। तो ये रखता है आपका रूसा। क्या है रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है ना, ये चाहता है कि कम से कम जो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन है उसे उसे मेंटेन रखा जाए, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान फोकसेस ऑन द फंडिंग एंड रिफॉर्म टू इनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, गवर्नेंस एंड एकेडमिक क्वालिटी इन स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एकेडमिक क्वालिटी की बात हो, सब कुछ रूसा दिखता है, ठीक है। यानी कि रूसा क्या है, रूसा राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना, प्रशासन और शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित है, ठीक है। अगर रूसा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर लेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 24 नंबर, which framework ranks higher education institutions in India। यानी कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग, रैंकिंग जो होता है, रैंकिंग मिलता है, कौन सा ढांचा करता है। तो बताइए, उसके लिए एनआईआरएफ है। कौन है एनआरएफ को, एनआरएफ का सिर्फ काम क्या होता है, रैंकिंग करना। किस यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का क्या रैंकिंग है, तो रैंकिंग वाला जो काम करेगा वो एनआईआरएफ करेगा, ठीक है। यानी कि एनआईआरएफ प्रोवाइड ranking of institutions based on teaching, learning, research, ठीक है। रिसर्च एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस है किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटीज का, इसका काम एनआईआरएफ का है। यानी कि एनआईआरएफ शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान, समग्र प्रदर्शन के आधार पर संस्थानों की रैंकिंग करता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन को आते हैं। विच इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन डिजिटल एम्पावरमेंट थ्रू द एजुकेशन। यानी कि कौन सी पहल जो है शिक्षा के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण पर केंद्रित है। यानी कि बताइए, तो डिजिटल इंडिया जो होता है डिजिटल सशक्तिकरण पर है, ठीक है। यानी कि डिजिटल इंडिया promote the use of technology in education, providing online resources, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, देयर बाय मेकिंग लर्निंग मोर एक्सेसिबल। आप
हर जगह लर्निंग को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, घर में है, बाहर है, कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन में ही फायदा होता है, ऑफलाइन क्लास नहीं है कि क्लासरूम बनाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तो ऑनलाइन में बहुत फायदा होता है। एंड इंक्लूसिव है, हर जगह इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल इंडिया शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देता है। ऑनलाइन संसाधन और ई लर्निंग मंच उपलब्ध कराकर सीखने को अधिक सुलभ और समावेशी बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which commissions emphasize scientific and technological development in Indian higher education, यानी कि किस आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर जोर दिया। वैज्ञानिक और तकनीकी पर किस आयोग ने जोर दिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए कोठारी कमीशन, जो कोठारी कमीशन आए थे, और कोठारी कमीशन कब आए थे, आप लोग जो है एक चीज कब आए थे बता ही रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जितना भी कमीशन आपका दिया हुआ है, मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन और मल्होत्रा कमीशन, ये सारा कमीशन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, ठीक है। कब आया डेट ही पूछ देता है, और कोठा, ये सब कमीशन आप देख लेंगे एक बार, हम तो कराएंगे ही कराएंगे। और ठीक है, चलिए कोठारी कमीशन इसका आपका हो जाएगा कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन कब आया था, 1964-66 में आया था कोठारी कमीशन। ये क्या रिकमेंड करा था, रिकमेंड द मेजर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन विथ फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करा था कोठारी कमीशन, रिसर्च पे भी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। इट एम टू इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन पर कोठारी ने इम्प्रूव करा था। एसेसिबिलिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट थ्रू द एजुकेशन, यानी कि कोठारी आयोग जो है 64-66 में ने उस शिक्षा में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास करा, ठीक है। अनुसंधान और बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ाना, पहुंच और राष्ट्रीय विकास को बेहतर बनाना था। कोठारी सर इसमें बहुत भूमिका निभाए, ठीक है। अगर पूछा जाए तो 1964-66 में कोठारी कमीशन आया। नेक्स्ट आते हैं, which commissions recommended the expansion of secondary and higher education in India, यानी कि किस आयोग ने भारत में माध्यमिक और उच्च शिक्षा में विस्तार की सिफारिश की, किस आयोग ने विस्तार की सिफारिश करी, तो मुदलियार, कौन थे, मुदलियार कमीशन जो है विस्तार की सिफारिश की, ठीक है। तो मुदलियार कब आए थे, मुदलियार कमीशन 1948-49 में आए थे, ठीक है। फोकस ऑन फोकस ऑन एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पर फोकस करा गया था। मुदलियार कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद का बात है। इट हाईलाइटेड द करिकुलम रिफॉर्म, टीचिंग ट्रेनिंग को रिफॉर्म बनाना, क्वालिटी इन्हांसमेंट करना, ये सब मुदलियार कमीशन में बताया गया। यानी कि मुदलियार 48-49 में आया। स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विस्तार और सुधार पर ध्यान दिया। इसने पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता को उजागर करा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, which commissions focus on promoting the liberal education, लिबरल एजुकेशन को किस कमीशन ने प्रमोट करा, एंड मोरल डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटीज, यानी कि किस आयोग ने विश्वविद्यालय में उदार शिक्षा और नैतिक विकास को बढ़ावा दिया, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है। राधा कृष्णन कमीशन 48-49 में आया था, जो इसको बढ़ावा दिया। यहाँ पर एक चीज को हम आपको करेक्शन करना चाहेंगे, ठीक है, जो भी हम करेक्शन जस्ट कर रहे हैं आपको यानी कि 48-49 में जो है आपका आया था, कौन सा आया था, राधा कृष्णन कमीशन, और ये जो मोरल और एजुकेशन को बढ़ावा दिया, ठीक है। मोरल और एजुकेशन को बढ़ावा दिया आपका राधा कृष्णन एजुकेशन, ठीक। तो इसमें क्या है, और मुदलियार कब आया, तो इस चीज को भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जरा आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए फिर से कि व्हिच कमीशंस क्या रिकमेंड करा था, ठीक है। तो व्हिच कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, ठीक है। क्या इसमें हुआ था, इस कमीशन में बताए, कमीशन में, ठीक है। मुदलियार कमीशन कब आया था, मुदलियार, ठीक है, मुदलियार कमीशन देखिए, मुदलियार कमीशन जो आया था आपका 1952-53 में आया था, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, इसका आंसर मुदलियार है, बट मुदलियार कमीशन कब आया था, 48-49 में होगा, 1952-53 होगा, ठीक है। 1952-53 में जो है आपका मुदलियार कमीशन आया था, 1952-53 में, ठीक है। इसको कलेक्ट कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक था, ठीक। 1952-53 में जो है मुदलियार कमीशन आया था, ठीक। चलिए, हो गया कंसेप्ट क्लियर। 1948 और यहाँ जो है, यहाँ भी कट होगा ये 1952-53, ठीक है। 1952-53 में मुदलियार कमीशन आया था, ठीक। चलिए, हाँ, अब 48-49 में आते हैं। तो 48-49 आपका राधा कृष्णन आया था, कब आया था, राधा कृष्णन कमीशन की बात करेंगे तो आजादी के बाद जो है सबसे पहले आपका यही राधा कृष्णन कमीशन आया था 48-49 में, जो कि याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछता है कमीशन वाला बात, तो ध्यान रखेंगे। एम्फेसाइज मोरल कल्चर एंड लिबरल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, यानी कि हायर एजुकेशन टू क्रिएट द रेस्पॉन्सिबल एंड वेल राउंडेड सिटीजन्स, यानी कि राधा कृष्णन आयोग 48-49 उस शिक्षा में नैतिक, सांस्कृतिक और उदार शिक्षा को बढ़ावा दिया ताकि जिम्मेदार और सर्वांगीण विद्यार्थी तैयार हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which commissions lead founded for creativity university grant commission UGC, किस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को बनाने में नींव रखी, यानी कि यूजीसी को जो बनाने में नींव रखी, वो कौन सा आयोग है जिससे यूजीसी को बनाया गया, ठीक है। जिससे यूजीसी को बनाया गया, वो कौन सा कमीशन है जिससे यूजीसी को बनाया गया, ये बताइए। तो जो यहाँ पे है यूजीसी मल्होत्रा कमीशन, यूजीसी को बनाया था, जी नहीं, मल्होत्रा नहीं बनाया था, ठीक है। कौन बनाया था यूजीसी को, तो कोठारी कमीशन, यस, कोठारी कमीशन जो है यूजीसी को बनाया था। और कोठारी कमीशन कब आया था, तो कोठारी कमीशन ही आपका जो कंसेप्ट दिया था 10+2+3 का जो कंसेप्ट था, ये कोठारी कमीशन का ही कंसेप्ट था, 10+2+3, ठीक है। ये कोठारी एजुकेशन कमीशन का ही कंसेप्ट रहा, 10+2+3। और ये कमीशन जो है 1960, हाँ एक अप्रोक्स लिखा है लेकिन ये नहीं होगा, 1964 होगा। क्या होगा, 1964 से 66, 1964, 1964 से 66 जो है आपका कोठारी कमीशन आया, ठीक है, याद रखेंगे। कोठारी कमीशन 1964 से 66 में आया, जो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करा, 10+2+3 करा, और चाइल्ड एजुकेशन को अनिवार्य किया, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को, यानी कि कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान लाया गया, ठीक है। 6 से 14 साल के तक बच्चे को कंपल्सरी प्रावधान लाया गया, ये कोठारी कमीशन में हुआ, ठीक। कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन 1964-66, स्ट्रेंथनिंग ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट्स एंड reinforced the of UGC maintaining the standards of providing the grants, यानी कि कोठारी आयोग की सिफारिश ने उस शिक्षा में शासन को मजबूत किया और विश्वविद्यालय को बनाए रखने तथा अनुदान देने में यूजीसी की भूमिका को सुदृढ़ किया। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, which commissions address टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया, यानी कि किस आयोग ने भारत में शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया, ये बताइए। किस आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण पे जोर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपको, तो ये मुदलियार होगा। मुदलियार कमीशन जो है इस पे जोर दिया, ठीक है। मुदलियार कमीशन जो शिक्षा एजुकेशन है उस पे ज्यादा करके जोर दिया, ठीक है। मुदलियार कमीशन, यानी कि मुदलियार कमीशन जो है कब आया था, मुदलियार कमीशन 1952-53, ठीक है। 1952-53 में जो है मुदलियार कमीशन आया था, 1952-53 में मुदलियार कमीशन आया, हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल
डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग टीचिंग स्टैंडर्ड्स इन बोथ सेकेंडरी एजुकेशन लेवल को इंक्रीज करा एंड हायर एजुकेशन, यानी कि मुदलियार आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास और माध्यमिक उच्च शिक्षा में शिक्षण मानकों में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज प्राइमरी एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइजेस बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो टेम्परेचर है ना वो 2 डिग्री से कम रखना, यही पेरिस एग्रीमेंट में मेन एम निकल के आया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को कम रखना है। ठीक, यानी कि वैश्विक तापमान को वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, यही क्या कहता है, पेरिस एग्रीमेंट कहता है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ, 2015 में हुआ। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ और एग्रीमेंट क्या कहता है, इस चीज को यहाँ पे देखना होगा कि पेरिस एग्रीमेंट जो है, ठीक है, तो एम टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज बाय लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल एंड परसुइंग द एफर्ट्स टू लिमिट द इंक्रीज 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना नहीं चाहिए, वहीं पे कंट्रोल करना है। इट इनकरेज द कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना, इमिशंस को, एंड अडॉप्ट द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज, यानी कि पेरिस समझौते 2015 का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना है और वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास के लिए देशों को प्रोत्साहित करना कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा, वैश्विक तापमान बढ़ेगा, बड़े बड़े शहर जो है डूब जाएगा। इसमें हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास को अपनाने की दिशा में कदम उठाने का सिफारिश की गई है। ठीक है, Which protocol was designed to protect the ozone layer, यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, यानी कि ओजोन परत का सुरक्षा हो, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो होता है ओजोन परत की इसमें सुरक्षा किया जाता है। ठीक है, यानी कि द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, 1987 में आया था। एम टू फेज आउट द सब्सटेंसेस दैट डिप्रेट द ओजोन लेयर इसमें क्या है, डिप्रेट हो रहा था। सच जो गैस है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया, का उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ कार्बन CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, इसलिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या है, which in international agreement focus on reducing greenhouse gas emissions, यानी कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है, कौन सा समझौता जो होता है हरित गृह को कम करता है, तो वह काइटो प्रोटोकॉल जो होता है, इसके लिए एप्लीकेबल काइटो प्रोटोकॉल होता है। काइटो प्रोटोकॉल 1987 में, ये सब याद रखेंगे, प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, 1997 का प्रोटोकॉल आया, लीगली बाइंड्स डेवलप द कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी कि काइटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, जो विकसित देशों को कानूनी रूप से हरित गृह उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करता है, ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34, क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेसल कन्वेंशन, और वेसल कन्वेंशन को हम ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, जो कि वेसल कन्वेंशन होता है। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें कंट्रोल द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्ड्स वेस्ट, यानी कि हानिकारक और अवशिष्ट अंतर सीमायिक परिवहन को नियंत्रित करना, ये जो होता है वेसल कन्वेंशन है। ठीक है, यानी कि वेसल कन्वेंशन 1989 में आया, सीक टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ हजार्ड्स वेस्ट बिटवीन कंट्रीज स्पेशली फ्रॉम developed to developing nations and ensure the environmentally
साउंड डिस्पोजल। मतलब क्या है कि जो बेसल कन्वेंशन 1989 में आया ना, उसका उद्देश्य हानिकारक अवशिष्ट के देशों के बीच हस्तांतरण को कम करना था। जो भी अवशिष्ट आता है जो नुकसान करता है इन्वायरमेंट को, विशेष रूप से विकसित से विकासशील देशों को, जैसे चाइना हुआ, रसिया हुआ, अमेरिका, क्या है ये विकसित देश है, तो आप तो कम से कम कंट्रोल करो। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, तो इस जो कंट्री है ये क्या विकासशील कंट्री है भाई, यहाँ पोल्यूशन होगा ही होगा, कंट्रोल करने के बाद भी नहीं हो सकता है। और पर्यावरण के अनुकूल निपटान सुनिश्चित करना है, यानी कि कम करना है, और जो विकसित देश है उसे और भी ज्यादा कम करना है, ऐसा इसमें कहा गया। ठीक है, चलिए, विच इंटरनेशनल इवेंट फोकस ऑन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992, यानी कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1992 में वैश्विक सतत विकास पर केंद्रित था, बताइए। तो ये जो होता है अर्थ समिट जो था इस पर केंद्रित था 1992 में। द अर्थ समिट 1992 टू रायो जेनेरो भी कहा गया है इसको। एम्फेसाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इट लीड टू फ्रेमवर्क्स लाइक एजेंडा 21, इसी में आया था 1992 में आया। एजेंडा 21 की बात आएगा तो 1992 में आया। एंड कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि अर्थ समिट 1992 में रायो जेनेरो के नाम से आया, जो सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता पर वैश्विक स्तर पर ध्यान दिया। इसने एजेंडा 21 और जैव विविधता पर एवं जलवायु परिवर्तन समझौते पर जैसी रूपरेखा को जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस ऑन लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने पर केंद्रित है। बताइए कौन सा समझौता है कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर तापमान को रखना है, तो ये पेरिस एग्रीमेंट है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि टेम्परेचर आप 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखना है, यानी कि द पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया। एम्स टू कॉम्बेट द क्लाइमेट चेंज by reducing greenhouse gas emissions and keeping global temperatures rise well below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level। ठीक है, pursuing the efforts to limit 1.5 डिग्री सेल्सियस, एकदम 1.5 डिग्री सेल्सियस रखिए, अगर इससे बढ़ा सकते हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस तक, इससे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं करना है। इंक्रीमेंट होगा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे, जो भी ग्लेशियर्स है ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पेरिस समझौता 2015 का उद्देश्य हरित क्या है, हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करके वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखते हुए इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है, यही कहता है आपका पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच एग्रीमेंट एड्रेसेस द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, कौन सा समझौता ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है, जो कि ओजोन परत की सुरक्षा बनी रहे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है ये ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 was designed to phase out ozone depleting substances like chlorofluorocarbon and protect ozone layer from the further damage। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया, का उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का चरणबद्ध तरीके से खत्म करना और ओजोन परत की रक्षा करना था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या है, व्हिच प्रोटोकॉल लीगली बाइंड्स कंट्रीज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, कौन सा प्रोटोकॉल देशों को हरित गृह गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है कि कम करना है उत्सर्जन। तो ये काइटो प्रोटोकॉल जो होता है ये कानूनी रूप से बाध्य करता है कि कम प्रदूषण करना है। काइटो प्रोटोकॉल 1997 में आया। लीगली कमिट्स डेवलप कंट्रीज
टू कट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी कि काइटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, तो विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है कि आपको कम करना ही है। जो विकसित देश हैं, ये आपका प्रोटोकॉल काइटो प्रोटोकॉल 1997 का आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, which international summit focus on the sustainable development 1992, यानी कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1992 में सतत विकास पर केंद्रित था, ये बताइए कौन सा केंद्रित था। तो अर्थ समिट जो है 1992 पर केंद्रित था, ठीक है। द अर्थ समिट 1992 रायडू जेनेरियो एम्फेसाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल इक्विटी। इट रियलाइज एजेंडा 21 कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क्स फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। अर्थ समिट 1992 रायडू जेनेरियो सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता पर ध्यान दिया। इसके परिणाम स्वरूप एजेंडा 21 जो है जैव विविधता पर समझौते, वैश्विक स्थिरता के लिए ढांचा बने रहे, ये एजेंडा 21 करा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, which convention aim to control the movement of hazardous waste internationally, कौन सा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हानिकारक अवशिष्ट के परिवहन को नियंत्रित करने का उद्देश्य रखता है, ये बताना है। तो बेसल कन्वेंशन, जिसे हम ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, 1989 में आया बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो जिसको कहते हैं, और ये कब आया 1989 में जो है बेसल कन्वेंशन आया, ठीक है। बेसल कन्वेंशन को हम क्या कहते हैं, और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट भी कहते हैं, जो कि 1989 में आया, ठीक है। एम टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ हजार्ड्स वेस्ट अक्रॉस कंट्रीज एंड इंश्योर द एनवायरमेंटली साउंड डिस्पोजल प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यानी कि बेसल सम्मेलन 1989 का उद्देश्य हानिकारक अवशिष्ट देशों के बीच स्थानांतरण को कम करना, पर्यावरण के अनुकूल निपटान सुनिश्चित करना है, जो पर्यावरण का जरूरत होता है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी की रक्षा की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है, Which features of NAP 2020 focus on flexible choice of subject in higher education? NAP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है कौन सी विशेषता उस शिक्षा में विषयों के लचीले पर ध्यान देती है, ये बताइए। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि बहुविषयक, साइंस वाला आर्ट्स पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला कॉमर्स भी पढ़ सकता है, इस चीज पर फोकस किया गया। एनईपी 2020 प्रमोट्स द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, allowing the student to choose a subject across different streams, combine arts, साइंस एंड वोकेशनल कोर्सेज को चूज कर सकता है। दिस इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है इससे, एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एनईपी 2020 में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिससे छात्र विभिन्न संकायों से विषय चुन सकते हैं और कला, विज्ञान और व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जोड़ सकते हैं। यह लचीलापन समग्र विकास को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, what is the recommended medium of instructions in NAP 2020 for functional stage? NAP 2020 में प्रारंभिक चरण के लिए शिक्षण का अनुशंसित माध्यम क्या है? जो माध्यम है वो बताइए क्या माध्यम है। तो देखिए, जो प्राइमरी लैंग्वेज होता है मदर टंग, और रीजनल लैंग्वेज जो मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा जो होता है उसको प्राथमिकता दिया गया, ठीक है। NAP 2020 एम्फसाइजेस लर्निंग इन और रीजनल लैंग्वेज फॉर क्लासेस 1 to 5 में आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर पढ़ाई होगा। इम्प्रूव द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उससे बढ़ेगा। देखिए, जब आपका जो रीजनल भाषा है उस भाषा में पढ़ेंगे तो ज़्यादा है कि अब सही से समझेंगे। रिड्यूस द लर्निंग वेरियस, इससे लर्निंग बैरियर खत्म होगा। अब आप बोल रहे हैं, मान लीजिए बिहार के हैं, बोल रहे हैं हिंदी, अब
अगर आपको डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होता ही है, ठीक है। अगर बंगाली में डाल दिक्कत होता है तो ये लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए ये किया गया, कम से कम 1 से 5 क्लास तक मदर टंग में पढ़ाया जाए उसको। यानी कि 2020 1 से 5 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा पर जोर देता है, ताकि बच्चों को अवधारणात्मक समझ बढ़े और सीखने की बाधाएं कम हो कि इसके वजह से हम सीख नहीं पाते इंग्लिश के वजह से, ये बाधा नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। Which approach does NAP 2020 promote for assessment in schools? NAP 2020 स्कूलों में मूल्यांकन के लिए किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ये बताइए। तो इसका जो होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, दक्षता आधारित मूल्यांकन में जो है इसको बढ़ावा दिया जाता है। NAP 2020 emphasizes competency based assessment, focusing on students practical skills, problem solving, अंडरस्टैंडिंग rather than रूट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। यानी कि एनएपी 2020 दक्षता आधारित मूल्यांकन पर जोर देता है, जो छात्रों और के व्यवहारिक कौशल, समस्या समाधान, समझ पर केंद्रित होता है, न कि केवल रट्टाफिकेशन पर और स्मृति पर होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, which stage in NAP 2020 includes the play-based and activity-based learning? NAP 2020 में कौन सा चरण खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा को शामिल करता है, ये बताइए। तो फाउंडेशनल स्टेज क्लास 1 से 5 तक खेल और गतिविधि को सम्मिलित करता है, ठीक है। द फाउंडेशनल स्टेज 5+3 ईयर्स का होता है। इन NAP 2020 फोकस ऑन प्ले बेस्ड डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टू डेवलप, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टू डेवलप क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होता है इससे। यंग चिल्ड्रन यानी कि NAP 2020 का आधारभूत चरण 5+3 वर्ष कहलाता है, जो खेल आधारित, खोज आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा पर केंद्रित है, ताकि बच्चों में रचनात्मक जिज्ञासा, संज्ञानात्मक कौशल का विकास हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, which NAP 2020 initiative encourage the online digital learning, यानी कि NAP 2020 की कौन सी पहल ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देती है, ये बताना है। तो आपको ये बोध स्वयं और दीक्षा जो होता है दोनों इसको बढ़ावा ऑनलाइन क्लास को देती है, ठीक है। शोध और दीक्षा दोनों क्लास को बढ़ावा देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, क्या है, which year was the Paris Agreement adopted, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट किसमें अडॉप्ट करा गया था, ये पूछ रहा है, डायरेक्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में जो है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया, ठीक है। तो देखिए पेरिस एग्रीमेंट क्या था, 2015 में आया और यूएन क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग इस पेरिस एग्रीमेंट को लाया गया, ठीक है। कब आया? 1900। द पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड 2015 ड्यूरिंग द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 in Paris. Its main goal is to limit global temperature 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, ठीक है। इस बात को कहा गया इंडस्ट्रियल लेवल्स परस्यू द 2 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं करना है। पेरिस समझौते को 2015 में यूएन जलवायु परिवर्तन COP21 में अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, 1.5 से ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या क्वेश्चन है, which year was the Montreal Protocol signed? Montreal Protocol किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था, वो पूछ रहा है। साइन किस वर्ष किया गया था? तो 1987 में, ठीक है। Montreal Protocol साइन 1987 में किया गया टू फेज आउट दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर सच एज CFC, प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हस्ताक्षरित किया गया ताकि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे CFC हुआ धीरे धीरे समाप्त किया जा सके और मानव स्वास्थ्य की प्रबंधन की सुरक्षा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या है क्वेश्चंस, व्हाट डिड कायटो प्रोटोकॉल एंटर इनटू फोर्स? कायटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ, इस चीज को पूछ रहा है। तो 2005 में लागू हुआ, ठीक है। कायटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ?
2005 में लागू हुआ। ऑल्दो द एडॉप्टेड 1997, देखिए एडॉप्ट 97 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 2005 में लागू हुआ। आफ्टर सफिशिएंट कंट्रीज रेटिफाइड इट लीगली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था, लेकिन यह 2005 में लागू हुआ। ठीक है, लागू 5 में हुआ, अपनाया गया 97 में। जब जब पर्याप्त देशों ने इसे मान्यता दी तब जाके लागू हुआ। यह विकसित देशों को हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है कि आप पोल्यूशन कम करें, हरित गृह को कम करें। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ईयर वाज द बेसल कन्वेंशन? बेसल कन्वेंशन कब आया? बेसल कन्वेंशन क्या बोलते हैं? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट भी बोलते हैं। 1989 में आया। बेसल कन्वेंशन 1989 में आया। वाज अडॉप्टेड कंट्रोल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, इस चीज को याद रखेंगे। हजार्ड्स वेस्टेज इंश्योर एनवायरमेंटली साउंड डिस्पर्सल प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड इकोसिस्टम को बचा हुआ। ठीक है। बेसल कन्वेंशन 1989 का उद्देश्य हानिकारक अवशिष्टों देशों के बीच स्थानांतरण को नियंत्रित करना, पर्यावरण के अनुकूल निपटान सुनिश्चित करना था, जिससे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी की रक्षा हो सके। नेक्स्ट आते हैं 50 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सीरीज का है। विच ईयर वाज द अर्थ समिट हेल्ड रियो डी जेनेरियो? यानी कि रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए। तो 1992 में आपका ये अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट वाज हेल्ड 1992 रियो डी जेनेरियो, फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, सोशल इक्विटी, लेड टू एजेंडा 21 लाया गया, वेरियस ग्लोबल कन्वेंशंस को यहाँ पर डेवलप करा गया। ठीक है। यानी कि अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, जिसमें सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता पर ध्यान दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप एजेंडा 21 कई वैश्विक समझौते बने। इस तरह से आज आप लोगों के बीच हमने 50 क्वेश्चन के एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करे हैं। ठीक है, आप बने रहें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आप लोग को जो भी कंसेप्ट है सब क्वेश्चन के माध्यम से सारा कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। यानी कि जो भी पेपर 1, कम से कम पेपर 1 तो आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट जाएगा। पेपर 1 जो पेपर 1 की तैयारी हम करा रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आएगा आपको ऐसा लगेगा एग्जाम में कि देखा हुआ क्वेश्चन है, किया हुआ क्वेश्चन हमको आ रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन चल रहा है। जो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो भी जाके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये लग जाएगा क्वेश्चन प्रीवियस का लेवल क्या है, बता रहे हैं उसका लेवल मैचिंग करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए ठीक है, यहीं तक लेक्चर को रखते हैं, और आप लोग को जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे टीम के द्वारा प्रॉपर कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है, और ये सीरीज आपको अभी एग्जाम तक चलता रहेगा, डेली लेक्चर आएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।